किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का आमिर हुक्मरान। सिर्फ 42 साल की उम्र में दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज इसके कंट्रोल में है। एक ऐसी बड़ी फौज जो न्यूक्लियर वेपन से लैस है, और एक ऐसा रजीम जो पिछले 70 साल से अपने अवाम पर खौफ, जबर और दहशत के जरिए हुकूमत कर रहा है। लेकिन किम जोंग उन सिर्फ एक ताकतवर डिक्टेटर ही नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा इंसान है जो दो दुनियाओं के दरमियान फंसा हुआ है। एक तरफ उसके बाप और दादा का बनाया हुआ सख्त जालिमाना कम्युनिस्ट सिस्टम, और दूसरी तरफ एक जदीद दुनिया का दबाव जो उससे तब्दीली का तकाजा करती है। The era of strategic patience is over. We are prepared for anything North Korea does. We've thought through how we respond to whatever they do. एक सवाल जो उसके हर फैसले को मुतासिर करता है कि क्या वो एक नर्म और मॉडर्न डिक्टेटर बनकर सामने आएगा, या वो उसी पुराने निज़ाम को बरकरार रखेगा जो उसे उसके बाप और दादा से मिला है। एक ऐसा निज़ाम जिसे दुनिया भर में जालिमाना और क्रिमिनल समझा जाता है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का तीसरा हुक्मरान है, और इस वक्त वो अपने दादा और अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है, जिन्होंने खुद को सुप्रीम लीडर का लक़ब दिया और नॉर्थ कोरिया पर मुतलकुल अन्नान इख्तियार के साथ हुकूमत की। लेकिन आज बदलती दुनिया में किम जोंग उन एक इंतहाई क्रिटिकल मोड़ पर खड़ा है। एक डिक्टेटर एक फैसला कुन इंतखाब के सामने कि क्या वो नॉर्थ कोरिया को मॉडर्न दुनिया में ले जाए, उसे एक लेजिटिमेट रियासत में बदलने की कोशिश करे और अपनी ही एब्सोल्यूट पावर को ख़तरे में डाल दे, या फिर वो वैसे ही हुकूमत करे जैसे उसके बाप और दादा ने की, और नॉर्थ कोरिया को एक अलग थलग रोग स्टेट बनाकर रखे। अगर इस सूरत हाल को किसी फिल्म से कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल गॉडफादर 3 जैसी लगती है, जिस कहानी में माइकल कोरलियोन अपनी माफिया लेगेसी से निकलकर एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन बनने की कोशिश करता है। लेकिन इस कहानी में भी मसला वही है कि जिस निज़ाम से वो निकलना चाहता है, उसके बगैर उसकी अपनी ताकत भी बाकी नहीं बच सकती। बिल्कुल यही मसला किम जोंग उन का भी है। नॉर्थ कोरियन रजीम सख्त आलमी पाबंदियों के साए में काम करता है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल इकोनॉमी की तरह काम नहीं कर सकता, और नतीजतन पैसा बनाने का वाहिद तरीका गैर कानूनी सरगर्मियां बच जाती हैं। कई हवालों से ये पूरा निज़ाम एक बड़े क्रिमिनल कार्टेल जैसा लगता है। वेपन ट्रैफिकिंग, ड्रग नेटवर्क्स, जाली करेंसी और जदीद साइबर क्राइम्स, ये सब मिलकर हर साल तकरीबन $2 बिलियन पैदा करते हैं, और यही पैसा किम जोंग उनकी ताकत का असल मरकज़ है, एक फाइनेंशियल लाइफलाइन जो उसके सिस्टम को जिंदा रखती है। हालिया बरसों में कुछ ऐसे इशारे सामने आए हैं कि किम जोंग उन इस निज़ाम में तब्दीली चाहता है। उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप समेत दुनिया के कई लीडर से मुलाकात की। वो अपनी बीवी के साथ पब्लिक प्लेसेस पर नजर आया और एक मॉडर्न इमेज बनाने की कोशिश की। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, जहां बैनुल अक़वामी क़वानीन की कोई हैसियत नहीं रही, आलमी सियासी निज़ाम इंतशार का शिकार हो चुका है, और किसी भी कौम के सरबराह मुमलिकत को किसी भी वक्त कत्ल करके पूरी हुकूमती मशीनरी को मफलूज किया जा सकता है, तो इस सूरत हाल ने किम जोंग उन को दोबारा उसके ख़ानदान की सबसे तारीक रवायात की तरफ एक बार फिर धकेल दिया है। किम जोंग उन मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर गहरी नज़र रखे हुए है, क्योंकि वहाँ एक और कौम, एक और मुल्क ने किम के सबसे बड़े दुश्मनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि पिछले साल जून की ईरान इसराइल जंग के बाद से नॉर्थ कोरिया और ईरान के दरमियान खुफिया गठजोड़ मज़ीद गहरा हुआ है, और नॉर्थ कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल खुफिया ज़मीनी रास्तों से ईरान पहुंचा दिए गए हैं। इन लोगों का ये भी मानना है कि किम जोंग उन के लिए ईरान की बका एक तरह की अपनी कामयाबी के मुतरादिफ है। लेकिन आज की हमारी ये वीडियो ईरान या मिडल ईस्ट की जंग के बारे में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर और ख़तरनाक तरीन डिक्टेटर के बारे में है।
उसकी दहशत और उसके गैर कानूनी कारोबार के बारे में। ऐसे काले धंधे जिनसे शायद वो कभी बाहर नहीं आ सकता, इसलिए नहीं कि वो आना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि दुनिया के ये शरीफ लोग उसे आने नहीं देंगे। किम जोंग उन की शख्सियत को हकीकत में समझने के लिए आपको उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो पैदा हुआ और परवान चढ़ा। एक ऐसी दुनिया जिसे बहुत ही कम लोगों ने कभी देखा है। उसके बाप ने नॉर्थ कोरिया की जमीन के नीचे एक खुफिया बादशाहत तामीर की थी, एक ऐसी सीक्रेट रॉयल्टी जो आम लोगों की सोच और पहुंच से बहुत ज्यादा दूर थी। नॉर्थ कोरिया दरअसल 2 लेयर्स पर चलता है, एक वो जो आम लोग और अवाम देखते हैं, और दूसरा वो जो मुकम्मल तौर पर सीक्रेट है और सिर्फ हुक्मरान खानदान ही उस लेयर तक रसाई हासिल कर सकता है। ये खुफिया दुनिया एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क पर मुश्तमिल है, जिसमें अंडरग्राउंड सड़कें, रेलवे लाइंस और सुरंगें शामिल हैं। और इस पूरे निज़ाम का एक ही मकसद है, सुप्रीम लीडर की हर मूवमेंट को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखना। इस खुफिया सिस्टम की एक सबसे वाज़ेह और अहम मिसाल क्वांगडोंग VIP कॉम्प्लेक्स है, वो जगह जहां किम जोंग उन ने अपने बचपन का बड़ा हिस्सा गुजारा। इस कॉम्प्लेक्स के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जो इस निज़ाम की वुसअत को जाहिर करता है। इस कॉम्प्लेक्स की कुछ सुरंगें खुले दाखिली रास्तों पर मुश्तमिल है, कुछ सुरंगें दरिया के नीचे से गुजरती हैं और कुछ इंतहाई खुफिया सुरंगें पहाड़ों के अंदर नामालूम मकामात तक चली जाती हैं। यानी जहां आम लोग पुल के ऊपर से गुजरते हैं, वहीं किम उनके नीचे से खामोशी से कहीं भी गायब हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 8000 ऐसी खुफिया सुरंगें मौजूद हैं और इनमें से कुछ 1000 फुट तक गहरी और 30 मील से भी ज्यादा लंबी हैं ये सुरंगें। नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसी सुरंगें भी मौजूद हैं जो चीन तक निकलने के महफूज रास्ते फराहम करती हैं। यानी किम जोंग उन अपने ऑफिस की अंडरग्राउंड लिफ्ट के जरिए नीचे जाए, जहां एक इंतहाई महफूज गाड़ी में बैठे और सैकड़ों किलोमीटर सफ़र कर ले, और वो भी बगैर किसी की नज़र में आए। ये सिर्फ एक अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है, खौफ, राजदारी और सर्वाइवल का सिस्टम। और यही वो माहौल है जहां किम जोंग उनकी शख्सियत परवान चढ़ी, और यही उसकी पूरी जिंदगी भी है। बचपन से ही किम जोंग उनको किम डायनेस्टी के नज़रिए में ढाला गया। वो एक ऐसी दुनिया में पला जो इंतहाई बेरहम थी, हर वक्त इंतहाई चौकन्ना और मुकम्मल तौर पर खुफिया। उसे बचपन में ही लिटिल जनरल का टाइटल दे दिया गया, और वो तब भी एक असली पिस्टल हर वक्त अपने साथ रखता था। जब भी बड़े बड़े जर्नैल उसके सामने आते तो वो उसकी ताज़ीम में झुक जाया करते थे। उसका बाप किम जोंग इल था, दूसरी आलमी जंग के बाद की तारीख का खतरनाक तरीन डिक्टेटर। एक तरफ आसाइशों से भरपूर शाहाना जिंदगी और दूसरी तरफ पागलपन की हद तक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। किम के दोस्त भी कोई आम बच्चे नहीं थे, बल्कि 30-40 साल के बॉडीगार्ड्स ही उसके दोस्त थे, और यही लोग बाद में उसके करीब तरीन साथी बन गए। नॉर्थ कोरिया में आज भी यही सिस्टम चल रहा है, बल्कि और ज्यादा एडवांस हो चुका है। किम अपने इर्द गिर्द एलीट बॉडीगार्ड्स रखता है, और ऐसे खसूसी यूनिट्स जो अंदरूनी खतरात को खत्म करने के लिए खसूसी तौर पर बनाए गए हैं। ये लोग हमेशा सूट पहने नजर आते हैं, लेकिन सलाहियतों में दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस के बराबर हैं। किम की जिंदगी का हर पहलू उसके अपने कंट्रोल में है। उसके खाने का दाना दाना चेक किया जाता है। इस डिक्टेटर का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतना सख्त है कि वो दुनिया में जहां भी जाए एक पोर्टेबल टॉयलेट उसके साथ होता है, ताकि कोई भी उसकी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हासिल ना कर सके। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है, और वो छुपा है मगरिब की आज़ाद दुनिया में। असल में किम जोंग उनकी शख्सियत 2 बिल्कुल मुतजाद दुनियाओं का इम्तिजाज है, क्योंकि किम जोंग उन ने अपनी नौजवानी स्विट्ज़रलैंड में गुजारी है। उसके होमलैंड नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल मुतजाद एक आज़ाद दुनिया में। वो बर्न शहर के एक आम से स्कूल में पढ़ता था, एक आम तालिब इल्म की तरह। उसके क्लासमेट्स के मुताबिक वो एक नॉर्मल लड़का था। वो शिकागो बुल्स की शर्ट्स पहनता था, माइकल जॉर्डन से मुतासिर जूते पहनता और बास्केटबॉल खेलने का दीवाना था।
जब वो खेल के मैदान में होता तो वो पुरजोश, मुकाबला करने वाला और एक तेज खिलाड़ी था। कोई नहीं जानता था कि वो नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान खानदान का जानशीन है, लेकिन जब कभी उससे नॉर्थ कोरिया के बारे में पूछा जाता तो वो उसे एक तरक्की याफ्ता और ताकतवर मुल्क के तौर पर बयान करता, यानी कम उम्री में ही उसमें कौमी फख्र मौजूद था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। किम को अमेरिका में शनाख्त बदल कर उसकी जिस खाला के पास रखा गया था वो अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के हाथों कंप्रोमाइज हो गए थे। वो दोनों मियाँ बीवी एक रात खामोशी से घर से फरार हुए और अमेरिकन सफारत खाने पहुंचकर पनाह ले ली। उस रात एक पराए मुल्क में किम बिल्कुल अकेला रह गया था, बगैर किसी ज़ाहिरी वजह, किसी वजाहत के। उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया था और इस लम्हे ने उसकी नफ्सियात पर गहरा असर छोड़ दिया। किम की असल शनाख्त के जाहिर होने के डर से उसके बाप ने उसे वापस नॉर्थ कोरिया बुला लिया और अगली एक दिहाई में वो नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बन गया। किम जोंग उन ने मगरिब को करीब से देखा था, इसीलिए जब वो इक़्तिदार में आया तो बहुत से लोगों को लगा कि वो एक रिफॉर्मर बनकर सामने आएगा और इब्तदाई दिनों में उसने वादा भी किया कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को अब मजीद मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपने लोगों को सहूलियात देने की भी कोशिश की। सन 2012 में उसने एक स्की रिजॉर्ट बनाने का हुक्म दिया। फिर अम्यूजमेंट पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, ये सब सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि ये इमेज बिल्डिंग भी थी। किम नॉर्थ कोरिया को जदीद दुनिया में लेजिटिमेट रियासत के तौर पर एक अहम मकाम दिलाना चाहता था, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी जितनी नजर आती थी। नॉर्थ कोरिया को आलमी पाबंदियों का सामना था और दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसियां उसकी खानदानी हुक्मरानी के खात्मे के लिए सालों से सरगर्म थीं। किम जल्द ही ये समझ गया कि अगर मुल्क के निज़ाम पर उसकी गिरफ्त जरा सी भी ढीली हुई तो तमाम इख्तियार उसकी मुट्ठी से किसी रेत की तरह सिरक जाएगा। और फिर 2017 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसे दोबारा उसके ख़ानदान की सबसे तारीक रवायात की तरफ एक मर्तबा फिर धकेल दिया। और इस कहानी का मरकजी किरदार था उसका सुतेला बड़ा भाई किम जोंग नाम। एक वक्त था जब उसे किम जोंग उनका जानशीन समझा जाता था, लेकिन बाद में वो सिस्टम से अलग हो गया और चीन में एक खामोश जिंदगी गुजारने लगा। कभी कभार वो पब्लिक में आकर किम जोंग उनकी रजीम पर तनकीद भी करता था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी जिसकी किसी के लिए माफ़ी नहीं थी। किम जोंग उन तक ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स पहुंची जिनके मुताबिक उसका सुतेला भाई किम जोंग नाम मुबैना तौर पर अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम कर रहा था और उन्हें नॉर्थ कोरिया के सिस्टम के बारे में मालूमात फराहम कर रहा था। CCTV फुटेज में उसे मशकूक अफराद से मिलते हुए देखा गया और इसी दौरान आलमी मीडिया भी उसकी हर हरकत पर नज़र रखने लगा। CIA के लिए एक ऐसा शख्स जो किम डायनेस्टी के खुफिया सिस्टम को सबसे ज़्यादा गहराई से जानता था एक गोल्ड माइन था, लेकिन वहीं किम जोंग उनके लिए ये गद्दारी थी और वो भी सबसे ऊंचे दर्जे की गद्दारी और एक बार फिर ख़ानदान के अंदर से की गई गद्दारी। लेकिन इस बार हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका था और 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नाम कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि दो आम सी लड़कियां हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी का खात्मा करने वाली हैं। ये लड़कियां एक बहुत बड़े खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा थीं, किसी भी चीज़ से बेखबर। उन्हें महीनों पहले भर्ती किया गया था एक फेक TV प्रैंक प्रोग्राम की लीड मॉडल्स के तौर पर। उन्हें सिखाया गया कि वो लोगों के चेहरों पर कॉस्मेटिक लोशन लगाएंगी और इसे हिडन कैमरा प्रैंक के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा और कई महीने उनसे ये काम लिया भी जाता रहा। उस दिन सब कुछ मुख्तलिफ था। एक लड़की को कैफ़े में इंस्ट्रक्शंस दी गईं, अपने अगले टारगेट से मुताल्लिक डिटेल में समझाया गया और इस बार टारगेट के मुंह पर लगाने के लिए जो लिक्विड उसके पास था वो भी कोई कॉस्मेटिक लोशन नहीं बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था जो किसी भी इंसान के चेहरे पर लगते ही उसके पूरे नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकता था। जैसे ही किम जोंग नाम एयरपोर्ट से बाहर निकला, दोनों लड़कियों ने उस पर हमला कर दिया, उसके मुंह को लोशन से भर दिया और वहां से निकल गईं। अगले चंद ही लम्हों में उस केमिकल के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। किम जोंग नाम फौरन मदद के लिए एयरपोर्ट मेडिकल फैसिलिटी की तरफ भागा। बाद में एयरपोर्ट के सिक्योरिटी कैमरों के फुटेज में देखा गया कि मेडिकल फैसिलिटी के अंदर स्याह कपड़ों में मलबूस एक और आदमी
एक सूटकेस के साथ मौजूद था। असल में ये शख्स इस डेडली ऑपरेशन का एक और ऑपरेटिव था जो मिशन की मुकम्मल कामयाबी इंश्योर करने के लिए मेडिकल फैसिलिटी में तैनात किया गया था। बज़ाहिर एक रैंडम अटैक लगने वाला ये कातिलाना हमला हकीकत में एक इंतहाई मुनज़्ज़म ऑपरेशन था, कोल्ड वॉर स्टाइल का एक इंतहाई खुफिया मिशन। वो लड़कियां जिन्होंने हमला किया था उन्हें हकीकत का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी तो ये वाज़े होता गया कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड असैसिनेशन थी और बिलाखिर 2 साल बाद उन दोनों लड़कियों को रिहा कर दिया गया क्योंकि तहकीकात में ये साबित हो चुका था कि उन्हें मैनिपुलेट किया गया था। लेकिन तब तक मिशन मुकम्मल हो चुका था। गद्दार किम जोंग नाम मर चुका था। दुनिया भर की आंखों के सामने एक बेरहम मौत, कत्ल की एक ऐसी वारदात जिसे कैमरों पर रिकॉर्ड किया गया, जो दुनिया के लिए एक वाज़े पैगाम था कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किम जोंग नाम आपको ढूंढ लेगा। इस वाक़े के बाद किम ने एक नया पावर सिस्टम बनाया, एक डुअल स्ट्रक्चर, जिसमें एक तरफ वो खुद है जो बैरूनी दुनिया को डील करता है और दूसरी तरफ उसकी बहन किम यू जोंग है जो अंदरूनी सिस्टम की इन्फोर्सर है। प्रोपेगेंडा, कंट्रोल और सख्त तरीन फैसले, ये सब उसके ज़िम्मा है। उस दिन से लेकर आज तक वो ताकत के आला तरीन ओहदों तक पहुंच चुकी है, यहाँ तक कि आज उसके बारे में ये समझा जाता है कि वो नॉर्थ कोरिया में ताकत का असल मरकज़ है और अपने भाई की अगली जानशीन। लेकिन आज नॉर्थ कोरिया के बाहर की दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और अब ये कहानी सिर्फ किम जोंग उन की नहीं रही, बल्कि ये एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं बल्कि कौमी बका के लिए ज़रूरी हो चुकी है। एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर कौमें कमज़ोर कौमों को किसी भी वक्त नेस्तो नाबूद कर सकती हैं, और वो भी बगैर किसी लीगल रीजनिंग के। आज दुनिया के एक और हिस्से में जल रहा ईरान इस आलमी इंतशार का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका और इजराइल की जानिब से किए गए हमले एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो चुके हैं। पूरे खित्ते में मिसाइल गिर रहे हैं, शहरों पर हमले हो रहे हैं और हज़ारों सिविलियन लोग इस जंग का लुकमा बन चुके हैं। ईरान भी अपने तईं जवाब दे रहा है, इसराइल पर जवाबी हमले कर रहा है और मिडल ईस्ट एक बार फिर आग में चल रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम सवाल अब ये नहीं रहा कि ये जंग कौन जीतेगा, बल्कि असल सवाल अब ये है कि कौन इस जंग के बाद सरवाइव करेगा। किम जोंग उन भी ये सब देख रहा है और उसकी कौम भी देख रही है बहुत गौर से, और वो अब जानते हैं कि जिन ममालिक ने अपनी ताकत खो दी या जिन्होंने अपने सिस्टम पर कंट्रोल खो दिया, वो या तो तबाह हो गए या फिर उन्हें बाहर से आए लोगों ने गुलाम बना लिया। यही वजह है कि शुमाली कोरिया आज भी आइसोलेटेड है। अब शायद उन्हें दुनिया के साथ मेलजोल की उतनी ज़रूरत महसूस ना हो जितनी कि ताकतवर बने रहने की। आज नॉर्थ कोरिया के अवाम भी देख रहे हैं कि ईरानी अवाम की आज़ादी के नाम पर उन्हीं पर बम बरसाए जा रहे हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। किसी वक्त ये सब जंगी जराइम हुआ करते थे, मगर अब ये न्यू नॉर्मल है। इसीलिए आज ये सिर्फ किम जोंग उनकी पावर का मसला नहीं रहा, बल्कि पावरफुल कौमी दिफा का मसला बन चुका है। आज दुनिया चाहे किम को एक डिक्टेटर के तौर पर देखती है, लेकिन उसकी नज़र में वो एक कले का आखिरी मुहाफिज है। एक ऐसा कला जो अगर एक बार गिर गया तो फिर शायद कभी दोबारा ना बन सके। तो सवाल अब भी वही है कि क्या किम जोंग उन वाकई अपने मुल्क को मॉडर्न दुनिया का एक नॉर्मल मुल्क बना पाएगा, या फिर वो हमेशा के लिए नॉर्थ कोरिया के दरवाजे दुनिया के लिए बंद रखेगा ताकि पूरे मुल्क पर उसका मुकम्मल कंट्रोल बना रहे। क्योंकि इस दुनिया में जहां सुपर पावर्स दूसरे मुल्कों की हुकूमतें गिरा सकती हैं और जंगें चंद ही दिनों में पूरे खित्ते को बदल सकती हैं, वहाँ एक चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है और वो है कंट्रोल, और किम जोंग उन इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा।